बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। जनाब, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की बात करते हैं। आपको बताएं कि पहले मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 13 में से 11 हल्कों में 7 सीटों पर नून लीग कामयाब हो गई है और 4 पर पीपल्स पार्टी जीत गई है। LA-7 में नून लीग के तारिक फारूक ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को हरा दिया है और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर बयान में लिखा है कि 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के हक में फैसला सुना दिया था। अवाम ने शेर पर मोहर लगाकर ऐलान कर दिया, आज़ाद कश्मीर की तरक्की नून लीग से जुड़ी हुई है। जी हाँ, 2 अगस्त को भी शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, उनकी जानिब से ये कहा गया। उधर मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कि आज़ाद कश्मीर में साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया है और कहा है कि मुतनाज़ इंतखाबात से किसी की भी हुकूमत आए वो मुतनाज़ ही होगी। ये इलेक्शन कश्मीर की तारीख में अहम तरीन इलेक्शन है। मसाइल के हल के लिए गैर मुतनाज़ इलेक्शन ज़रूरी है। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला जिस तरह हल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ज़रूरत यह है कि हमारा इलेक्शंस ना सिर्फ हो मगर वो साफ और शफाफ हो, गैर मुतनाज़ा हो। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं या कुछ ऐसे सूरत हाल हैं कि इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी, उस हुकूमत को एक मुतनाज़ा हुकूमत को विद मुतनाज़ा मैंडेट को उनको वो फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा कि वो इन अहम इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। मुहाजिरीन सीट है, वो इशू जिस अंदाज से एड्रेस होना चाहिए था हम नहीं एड्रेस कर सके। बुनियादी इश्यूज़ जो कश्मीर के हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाते हुए ऐसे इस्लाहात लेकर आ सकते हैं जिससे हम कश्मीर का आवाज़ फैसले करने वाले इदारों में पहुंचा सकते हैं। हम मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मंशूर पे अमल दरामद कर सके और कश्मीर को इस बहरान से निकाल सके। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर हम बात करेंगे। आसिफ रजा मीर, नुमाइंदा मुजफ्फराबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, बयानात का तसलसल भी अब हम देख रहे हैं। पहले बताइएगा कि 13 में से 11 के नताइज आ गए हैं, बाकी 2 के कब तक आ जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला मरहला था इंतखाबात का और इसमें रात गए तक रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें 11 सीटों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज यहाँ पे मौसूल हो चुके हैं। चूँकि आपके इल्म में होगा कि इंटरनेट सर्विसेज उस तरह जो है वो नहीं यहाँ पे बहाल हो सकी, बाज़ जगहों पे कम्युनिकेशन का इशू है, तो बर वक्त रिजल्ट का यहाँ पर पहुँचना, उसको कंपाइल करना और फिर उसका इबलाग एक बड़ा चैलेंज था। और रात गए जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अभी उनकी जानिब से सिर्फ 3 सीटों के नताइज जो है वो जारी किए गए, अनाउंस किए गए। बाकी अपने ज़राए से हमने जो DR और RO से जो रिजल्ट्स लिए हैं उसके मुताबिक 11 नशिस्तों के अब तक रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें नून लीग को बरतरी हासिल है। और इसके बाद जो बाकी मानदा जो 2 सीटें हैं उस पर चूँकि बड़ा क्लोज मुकाबला दिखाई दे रहा है, जो इस वक्त तक के नताइज हैं, तो उस पर बड़ी एहतियात बरती जा रही है कि चूँकि दोनों पार्टियों की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, इन तमाम उमूर पर बड़ा जो है वो उनकी क़यादत भी और वो खुद भी इस बात पर जो है वो जिस चीज़ को देखा जा रहा है कि जो मामूली फ़र्क है, ये जो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि कहीं 100 का फ़र्क है, कहीं 200 का फ़र्क है। जी अच्छा आसिफ, ये जो LA-7 के नताइज हैं जहाँ पर तारिक फारूक ने जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहे हैं चौधरी अनवारुल हक, उनको हराया है, ये एक्सपेक्टेड था इतना कड़ा मुकाबला यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त जब हमने चौधरी तारिक फारूक से एक्सप्रेस की टीम ने मुलाकात की थी, हम भिम्बर गए, तो वो बहुत पुरुम्मीद थे और उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून इस डिवीजन से तकरीबन 10 नशिस्तें हासिल करेगी। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक भी, उनका ये कहना था जब उनसे हमारी बात हुई कि अगर जो बैलेट बॉक्स में लोगों ने वोट डाले, मेरा जो उन्होंने अपना इंतखाबी निशान बताया, अगर वही निकला तो मैं जीत जाऊँगा, वरना मदे मुकाबल उम्मीदवार जीतेगा। कुछ रवैयों के भी इशूज़ थे और जब वो वज़ारत
जमात उज़्मा के मनसब पर है, उसी अरसे में एक आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक भी शुरू हुई, जिसकी वजह से उनके खिलाफ गम गुस्सा भी पाया जाता था। और चौधरी तारिक फारूक जो है वो साबिक सीनियर वजीर भी हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी कंपेन भी की थी। नून लीग की क़यादत ने भी आज़ाद कश्मीर में जो जलसे जुलूस किए उसकी वजह से उनको एडवांटेज था। और ये चंद एक सीटें ऐसी थी कि जिनके नताइज ने किसी को हैरान नहीं किया। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन जो एक निश्चित एक पे कामयाब हुए हैं, एक पे जो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसको एक अपसेट करार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा आसिफ, एक तीसरी बड़ी पार्टी जो हमें दिखाई दे रही थी यहाँ पे इलेक्शन में, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी थी, तो उन्हें तो कोई भी सीट नहीं मिली है। इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या वोटर टर्नआउट भी एक मसला हो सकता है? जी, वोटर टर्नआउट भी एक यकीनन बड़ा मसला है। और दूसरा ये कि देखिए, आज़ाद कश्मीर में जैसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुक्मरान जमात थी और उनके साथ जो मुंसलिक सियासी क़यादत थी, उसने बाद अज़ां मुस्लिम लीग नून जब आज़ाद कश्मीर में उसका क़याम अमल में है तो वो उन्होंने उसका रुख किया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसको जो है ना वो कई दहाइयाँ यहाँ पर गुजर चुकी हैं। तो किसी भी नई जमात के लिए आना, जिस इलाके में हम मौजूद हैं साउथ में, यहाँ पर बरादरियों का बहुत अमल दखल है। और इसके अलावा जो सियासी जमातों के साथ लोगों की देरीना वाबस्तगी है वो साल हर साल की है। तो किसी भी नई जमात के लिए आना और फौरी तौर पर किसी पुराने उम्मीदवार को हराना, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को टफ टाइम देना, आल्दो कि उन्होंने अच्छा मुकाबला किया, अच्छे वोट लिए, लेकिन कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जिसके मुतल्लिक हम पहले कह सकें कि वो विनिंग पोजीशन में है। अच्छा मुकाबला किया, लेकिन अभी उनको आने वाले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। दुरुस्त। 13 में से आसिफ 11 हल्कों के नताइज आ चुके हैं, जिनका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। 2 के रह गए हैं, वो भी आ जाएंगे। ये जो नताइज हैं, ये जो अगले 2 मराहिल हैं, उन पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं? 2 अगस्त को और 10 अगस्त को उनके नताइज पर भी क्या ये नताइज असरअंदाज होंगे? किस तरह से होंगे? जी बिल्कुल यकीनन होंगे। इसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जब ये मरहलावार इंतखाबात की बात आई तो उनका भी पहला एतराज़ यही था कि इलेक्शन आज़ाद कश्मीर भर में जिस तरह इससे पहले करवाए जाते रहे एक ही मरहले में वो करवाए जाएँ। जब मरहलावार होंगे तो उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था शायद किसी सियासी जमात को फ़ायदा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तरदीद की थी कि पाक फौज की जो अपनी एंगेजमेंट से, अपनी कमिटमेंट से और दीगर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उस तरह अवेलेबिलिटी नहीं है, उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से मरहलावार के रवाया जा रहा है। तो यकीनन जो मीरपुर के इंतखाबात हुए, मीरपुर डिवीजन के, ये मुजफ्फराबाद, मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की दोबारा नशिस्तें उन पर, और रावलाकोट हमारा जो पुंछ डिवीजन है उसके इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। गुज़श्ता शब बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद पहुंचे और वहाँ भी उन्होंने जो है वो खिताब किया, लोगों से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया और साथ ही ये कहा कि ये जो मरहलावार इलेक्शन है, इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है बारहा इस बात का इजहार कर चुकी है कि इससे शायद पीपल्स पार्टी को नुकसान हो और दीगर किसी सियासी जमात को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने, मैं समझता हूँ, अच्छा मुकाबला किया और मुजफ्फराबाद में इन दोनों पार्टियों के दरमियान ही मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। अभी हम ब्रेक पर जाएं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। ईरान यूएस वॉर का कुछ जिक्र कर लेते हैं और आपको ये बताएं कि मुसलसल 13 रोज़ हमलों के बाद अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले गुज़िश्ता हफ्ते बंद कर दिए थे। और गुज़िश्ता रोज़ एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि सालिसों की दरख्वास्त पर ईरान के साथ बातचीत और सफारतकारी को एक मौका दिया है, ताहम मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा तवील वक्त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ न होने की सूरत में अमरीका फौरी तौर पर वसी पैमाने के मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ लौट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यह भी बताया कि उन्होंने सालिसों की मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर जुम्मे के रोज़ ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया। अमरीकी सदर ने मिशिगन जाते हुए एयरफोर्स 1 से मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि ईरान के मुंजमद असासों से जहाज़ों को होने वाले नुकसानात का जो इजाला है वो किया जाएगा। मजीद ये कहा कि वेनेजुएला से अरबों डॉलर हासिल किए, ईरान के मामले में भी ऐसा ही होगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की गई है, ऐसा करना ईरानी फितरत में शामिल नहीं है। सालिस अमरीकी पैगाम पहुँचाते हैं मगर वाशिंगटन से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि अमरीका को जंग के इख्तिताम का तयन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम पर ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत रहे। आबनाए हुर्मुज़ ताहाल बंद है। तर्जुमान ने कुछ खलीजी ममालिक पर अमरीका की जंग में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम लगाया है। इसी पर हमने बात करनी है। डॉक्टर हामिद अल मशरकी, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है ट्रंप ने खोल दिया है, जिसमें उनका ये कहना है कि जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, वो अब वो खुद इस्तेमाल करेंगे, जो नुकसानात उनके जहाज़ों को हुए उनका अजारा किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल अहमद, देखिए ये बड़ी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की कोशिशों के बाद, दूसरे ममालिक कोशिशों के बाद जो इतनी बड़ी एक सीज फायर अचीव हुआ वो खत्म हुआ, और फिर दोबारा से अमेरिका जो है वो एक ऐसी जंग की तरफ लौट आया जिसमें नेतन्याहू ने बड़े बुरे तरीके से इनको दलदल में फंसा दिया। अब उसके बाद कहीं पर देखें, उस MOU में बात हुई थी कि ईरान को उसके मुंजमद असासों से पैसे दिए जाएंगे, $12 अरब पहले फेज में, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली उसको दिए जाएंगे ताकि वो अपनी इकोनॉमिकल रिवाइवल कर सके। अब जो सदर ट्रंप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक मजे का खेज बात है कि आप खुद ही हमला करें और खुद ही आप उसके नुकसानात उसी की जेब से निकालना चाहें। इट इज लाइक वेरी पैथेटिक। मैं नहीं समझता कि ये दुनिया में किसी भी जगह पर कोई भी इसको काबिल कबूल समझेगा, और ना ही ये काबिल अमल है। मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक सिर्फ टैक्टिक्स के अलावा कुछ नहीं है, और हमने देखा कि माजी में भी सदर ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे बयानात दिए जिनसे उनको खुद ही फिरना पड़ा, और उनको जो है अपना उसको वापस लेना पड़ा, अपने बयानात को भी और अपने एक्शंस को भी। बुनियादी बात यह है कि आज जो नेतन्याहू न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं, और उसके बाद फिर एक बार वही उन्होंने कहा जी कि एजेंडा जो है वो सिर्फ ईरान की जंग होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यही चीज मैं इसी तरफ आ रही थी कि इससे कबल जो मुलाकात हुई थी उसके बाद हमें पता है कि क्या हुआ था और कितनी शिद्दत से हुआ था, और अभी भी एजेंडा यही नेतन्याहू की तरफ से बताया गया है कि जो ईरान वॉर है उसके ऊपर बात होगी, और वो इस चीज़ को क्लियरली कह रहे हैं कि 8 बार अब तक उनकी मुलाकात सदर ट्रंप से हो चुकी है, और अब वाली मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको क्या लगता है इस मुलाकात के अंदर क्या किसी सूरत दोबारा प्रोवोक किया जाएगा सदर ट्रंप को? ये जो अभी फिलहाल के लिए उन्होंने अटैक्स रोके हैं, कि दोबारा से अटैक्स जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएं, या फिर इस चीज़ पर गौर किया जाएगा कि सदर ट्रंप जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, तो मे बी उस वक्त तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए? क्या सूरत हाल बनती हुई आप देख रहे हैं? देखिए ना, बात यह है कि पहले जिस अंदाज में इस दलदल में नेतन्याहू ने अमेरिका को और नेतन्याहू उसको सदर ट्रंप को फंसाया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस अंदाज में अब इसराइल जो है वो खुद इस जंग से निकल के अपने आप को कह रहे जी कि हम ना अटैक में शामिल हैं और हम इसको सिर्फ देख रहे हैं। आप देखें कि खुद पूरी दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग के दहाने पर लाकर नेतन्याहू ने किस मक्कारी से खुद को अपने निकालने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी जानिब अब एक बार फिर वो नेतन्याहू कोशिश करेंगे कि हर हालत में जमीनी अफवाज उतारने पर दबाव डालें। अब अमेरिका की जो सेंटकॉम है वो बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप को वार्न कर चुकी है कि जमीनी अफवाज उतारना किसी भी हालत में अमेरिका के लिए सूदमंद नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ी हलाकतें होने का अंदेशा है। लेकिन एक बात मैं आपको जी बिल्कुल, और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त सदर ट्रंप जो हैं बदकिस्मती से एक बार फिर उसी यहूदी लॉबी के ज्यादा ट्रैप में हैं, जिसके अंदर स्टीव विटकॉफ और पीट हेग्जिट जैसे लोग शामिल हैं, जो कि मैं समझता हूं कि अमेरिकी मुफादात से ज्यादा इसराइली मुफादात या इसराइली साजिशों का हिस्सा बने हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब JD वैंस जो हैं या उनके हम ख्याल जो हैं, वो जैसे अभी हिना कह रही हैं, बिल्कुल वो यही समझते हैं कि अमेरिकन जो मिड टर्म इंतखाबात हैं उसमें इंतहाई मकबूलियत कम हुई है। इस जंग की वजह से ना सिर्फ वो इलेक्शन हार सकते हैं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो इक़्तिदार से महरूम हो सकती है विद इन 2 ईयर्स, और सदर ट्रंप का मुआखज़ा भी हो सकता है। सो मेरा ख्याल ये है कि सदर ट्रंप को खुद फैसला करना होगा कि क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे जहां पर उनकी मकबूलियत भी खत्म होती हुई हो। और सबसे बड़ी बात ये ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो तो इसी से अंदाजा हो जाता है कि आपने जो अब नया दौर उनका शुरू हुआ इलेक्शन का, उसके पहले साल गुजरने के फौरन बाद उन्होंने ये अमल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए अब माहिरीन देख रहे हैं कि वो आए थे। और अब आप कह रहे हैं कि जो बूट्स ऑन द ग्राउंड बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन वो ये भी तज्जिया कर कह रहे हैं कि ये इनएविटेबल है, ये होगा ही।
जो अब हालात पैदा हो गए हैं, आपके ख्याल से क्या ये पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रही? जहां एक जानिब हमें दिखाई दे रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू छुपकर जो है अमेरिका पहुंचते हैं, वहां हम पहले देख चुके हैं कि अमेरिकी सदर भी एयरफोर्स वन पुराना इस्तेमाल कर रहे थे अपनी सिक्योरिटी की वजह से, तो इनको सिक्योरिटी खदशात भी हैं, सूरत हाल को इतना नाजुक मोड़ पर भी ये ले आए हैं और अब बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है वो काफ़ी जो है वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड ही ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका को देखें, ईरान ने बहुत जबरदस्त रिटेलिएट किया है। ईरान ने हर हालत में एक ऐसी जंग जो कि अमेरिका रिवायती तौर पर फिजाई हमलों के जरिए उसने इतना मलियामेट किया अफगानिस्तान को, इराक को, सीरिया को, कि उसके बाद ये एक तासुर था कि अमेरिका इसी अंदाज से शायद ईरान पर भी कब्जा कर लेगा। लेकिन ईरान ने जिस अंदाज में अपनी फिजाई ताकत से बगैर फिजाइया के होते हुए मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी से अमेरिका को एक सबक सिखाया, उसके बाद बिल्कुल तजियाकार यही समझते हैं कि अमेरिका की किसी हालत में भी जीत नहीं हो रही है और अमेरिका के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो अपनी जीत के लिए शायद, और बहुत ज्यादा इम्कान है कि जमीनी फौज उतारने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके नतीजे में इसको बहुत भारी नुकसान होगा और इसकी भी इनको कामयाबी नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हामिद अल मशरकी हमारे साथ मौजूद थे। ईरान यूएस वॉर पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। सेगमेंट शामिल करते हैं सफर शर्त। 65 बरस पहले स्कर्दू कैसा था, आरिफ असलम एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान को याद करते हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और हमने बारहा ये जिक्र किया है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका स्टेटस जो है वो एक यूनिवर्सिटी का है, एक इदारे का, एक ऐसी तदरीसी इदारे का जहाँ पे एज अ टूरिस्ट आके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि जिस तरह मार्कोर के हवाले से हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है, स्नो लेपर्ड के हवाले से हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है, हमारे पास इसी तरह जो देवसाई की बियर्स हैं उसके हवाले से सक्सेस स्टोरी है। ये तमाम कामयाबी की खूबसूरत जो दास्तानें कहानियाँ हैं ये हमें गिलगित बल्तिस्तान में आके मिलती हैं। और मेरी हमेशा आपसे ये दरख्वास्त रही है कि यहाँ से हम आइडियाज़ लेके पूरे पाकिस्तान में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और जिस तरह वाइल्ड लाइफ का हशर हुआ है आप जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त आरिफ असलम साहब खड़े हैं। यहाँ की जो लेक है वो देखने वाली है। दो चीज़ें जो हैं इसमें नुमायाँ हैं, एक ये कि यहाँ पे कोई मोटर बोट नहीं है, कोई इंजन की आवाज़ नहीं है, और दूसरा ये कि यहाँ पे फ़िश जो है जो मछलियाँ हैं वो किसी तौर भी खौफ ज़दा नहीं है। मतलब आपके पास वो इस तरह खेलती रहती हैं क्योंकि उनको अब मालूम हो गया है कि यहाँ पे पाबंदी है और ह्यूमन हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये जो ह्यूमन इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते उसके पीछे कौन है कि जिसकी वजह से मछलियों को ये एतमाद मिला है। आरिफ साहब थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वाइल्ड लाइफ के वाले से मैं एक इंतहाई सेंसिटिव आदमी। थैंक यू। मुझे इस तरह की हसासियत आपके अंदर नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये आइडिया क्या है, किस तरह आपने ये इम्प्लीमेंट किया? पहले तो ये एक तो रिजर्व है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, लेक्स रिवर्स जितने हैं जी, तो आप देखेंगे यहाँ पे कहीं मच्छी नज़र नहीं आती किसी झील में जी, बल्तिस्तान में जहाँ भी जाएँ जी। और मैंने कंट्रोल किया, इसको एक रिजर्व बनवाया पहले, ठीक है, कि कोई फिशिंग नहीं करे इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें 3 किस्म की मछली हमने डाली। ठीक है। डाली क्या, पहले की थी ट्राउट जो मच्छी पकड़ते रहे, ख़त्म होती गई। फिर अभी मैं इनकी ब्रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। स्टार्ट की मैंने लेक के किनारे से, इसको बच्चे निकलते हैं इनके, देते हैं सर्दियों में। और कार्प है एक और किस्म, फिर एक देसी फ़िश है, 3 टाइप की हैं। और बिल्कुल बैन किया हुआ। मेरी सिक्योरिटी रात को भी लगी रहती है, कोई मच्छी नहीं पकड़ रहा है। अगर कोई पकड़ता भी हो उसकी किस्ती भी उठा के मैं थाने भेज देता हूँ। मैं इतना सीरियस हूँ, बिल्कुल नहीं करने देता उनको। और आपको ये बच्चों की तरह लगती है फिशेस? बच्चे से भी ज़्यादा। बच्चे से भी ज़्यादा। ये जो सबसे ऊपर जो फिश है, जो कॉप है, इसके ऊपर जो नक्शो निगार हैं जी, मतलब वो क्या खूबसूरत एक पेंटिंग है, एक कमाल, वो एक फन पारा है। और कितनी बड़ी बड़ी हैं और कितनी खूबसूरत लगती है। हमारी सेंसिटिविटी कहाँ गई है? मतलब हम बरसगीर आरिफ साहब इतना हसास था 3000 साल नेचर के हवाले से, और पोस्ट कॉलोनियल एरा के बाद हम देखते हैं कि हमारे अंदर हसासियत खत्म हो गई। आपने नोट किया? ख़त्म हो रही है। और अच्छी बात यह है कि अभी जो लोगों गांव विलेजेस हैं वगैरह ये प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं हंटिंग के लिए, कोई लाइसेंस मिलते हैं इनको, तो विद दैट रेवेन्यू 70% गांव को जाता है। अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं भाई हम वाकई सही काम कर रहे हैं, इसलिए सक्सेस स्टोरीज आ रही है ना, डॉलर्स आ रहे हैं।
बिल्कुल और बाकी 30% वाइल्ड लाइफ को। मैं कल अपर कचूरा गया जी। और अपर कचूरा में जो सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोट की वो नॉइज़ पोल्यूशन थी इंजन की। ना सिर्फ अपर कचूरा, हमने अताबाद में देखा जिस तरह उसके साथ हशर हुआ। तो ये बताइए कि ये अगर अपर कचूरा की जो सराउंडिंग में होटल्स हैं, ये बेसिकली कम्युनिटी का काम होता है ये काम करना। जी हाँ। तो वहाँ पे कोई इस तरह की कम्युनिटी आपस में बैठ के काम कर सकती है कि ये हमने नॉइज़ पोल्यूशन, इंजन वाली किश्ती नहीं डालनी, आबी हयात के लिए मसला हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ आइडियाज़, वो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहाँ मुश्किल है, अभी इतनी ज़्यादा बोट्स आ गई हैं। हाँ, और कंपटीशन है, आपस में वैरायटी हो गई है, ऊपर से पैसा, फिर जो चीज़ें हैं हमने तो यहाँ बिल्कुल बैन किया हुआ है, बिल्कुल बैन। वो एयरफोर्स ने लाई थी एक बड़ी किश्ती, ठीक है, कोई एयर चीफ के लिए, वो मैंने मोटर बोट बाहर निकाल दी। मैं बिल्कुल नहीं, नो फिश, नो बोट्स अलाउड है। ठीक। उसका तेल भी निकलता है ना मोटर बोट का। हाँ, उसका तेल भी निकलता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी अलग है, और फिर उसकी इंजन की जो थरथराहट है उससे जो आबी हयात है, बिल्कुल जो हम सोच नहीं ना सकते उस पर क्या बीतती होगी। बिल्कुल। क्या हम इतने पैथेटिक नहीं रहे, हम इतने उस तरह नहीं रहे कि एनिमल्स को उस तरह रिस्पेक्ट दे सके, हर चीज़ों को दे सके। सही कह रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे ओवरऑल जो आसपास जो वाइल्ड लाइफ है उसकी क्या सूरत हाल है? यानी जिस तरह हम देखते हैं ना कि अपर हुंजा में तो बहुत अच्छे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हुए, और वहाँ पे लोकल कम्युनिटी में अमूमन कहता हूँ कि स्टेट जितनी मर्जी पावरफुल हो जाए वो शिकार बंद नहीं कर सकती, क्योंकि अनटिल कि लोकल कम्युनिटी एज अ किरदार बीच में ना शामिल हो। बिल्कुल। यहाँ पे इस तरह का कोई तस्वुर यहाँ पे इतना नहीं है अभी। आस्ता लोगों में एहसास, महरूमी कहते हैं जो भी है, वो एहसास आ रहा है इनमें कि ये वाइल्ड लाइफ को बचाएं, मगर फिर भी चोरी करते हैं, शिकार करते हैं। ये मेन स्नो लेपर्ड कितना बढ़ गया है, ब्राउन बेयर कितना बढ़ गया है, अभी तकरीबन 40 के करीब हो गया है देवसई में। मेरा कज़न है जो इंचार्ज है उसके WWF के, उनकी वजह से एक बीच में किसी ने मार दिया, एक था। अच्छा। तो बड़ा अफसोस हुआ, फिर उन्होंने आए चेक किया जो भी था, तो उसका बड़ा सख्त बैन लगा हुआ है। और ये वाइल्ड लाइफ बाकी जो है नालों के अंदर डिफ़िकल्ट है, मगर करते हैं लोग शिकार करते हैं। एग्जैक्टली। एनिमल्स के हवाले से जो हसासियत या सेंसिटाइजेशन है वो एक तो निसाब के थ्रू आ सकती है और इन चीज़ों के थ्रू आ सकती है। यानी गिलगित बल्तिस्तान और हमने पर्टिकुलरली हुंजा वगैरह में देखा तो वहाँ पे एक बच्चा जो है वो उसको बड़ा हसास देखा। मैं कई दफ़ा कहता हूँ आप एक सोशल एक्सपेरिमेंट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ का बच्चा कितना हसास है। उसके सामने कोई कीड़ा मारने की कोशिश करें तो वो आप कहेगा कि नहीं ये कुछ नहीं कहता, और उसको भगाने की कोशिश करेंगे। ये हसासियत रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में कैसे हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट बच्चों के अंदर, ताकि आने वाली नस्ल कम से कम हसास हो, वो मोहब्बत करे। अल्लाह करे ऐसे हो, मगर इधर तो आई थिंक वी आर 75 years बिहाइंड। हाँ। यहाँ तो टाइम लगेगा लोगों को समझते। अच्छा, इसमें एक किरदार एनिमेटेड मूवीज़ ने बड़ा अच्छा किया। मसलन मुझे छिपकली अच्छी नहीं लगती थी, मैंने जब एनिमेटेड मूवीज़ में छिपकली देखी, मुझे चूहा अच्छा नहीं लगता था, बट चूहे को मैंने एज अ शेफ जब देखा, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। तो ये चीज़ें भी ना मैटर करती हैं, यानी आपको एक नया जाविया देती है बिल्कुल एनिमल्स को देखने का। देख के फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है एनिमेटेड चीज़ों से आने से। इस तालाब की, इस झील की जितनी भी मछलियाँ हैं, मैं उनके एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी लाइफ बचाई, आपने मुझे मोहब्बत दी, आपकी वजह से मुझे इंसानों से अब खौफ नहीं आता जी। आई एम सो थैंकफुल। वी ऑल आर प्लेजर। मगर देखें मच्छी सन बेदिंग कर रही है, खड़ी होंगी, कोई परवाह नहीं किसी को। Exactly. और मुझे मच्छी भी पहचानती है। मैं सुबह को रोटी देता हूँ, मैं ब्रेड देता हूँ, शाम को देता हूँ। मैंने अपने डक फार्म बनाया हुआ है एक बड़ा अच्छा। वो डक्स मेरी आवाज़ सुन के आ जाती हैं। आईपेक्स मैंने रखे हुए हैं, उनके भी वो पहचानते हैं। मतलब आई एम ग्रेट लवर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑल। सो वो करो उसके। We are so thankful. Pleasure. Thank you, sir. Thank you very much. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अभी हम बात करने लगे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि हम शो के आगाज़ में उम्मीद तौर पे करते हैं। अली, क्यों आपने, अच्छी खबर आप कहते हैं कि हमेशा शो के शुरू में हम देते हैं, आज आपने क्यों जिक्र नहीं किया? इतना बड़ा रिलीफ मिला है आवाम को। मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ आपको पता जानते ही हैं। और ये जो हातम ताई की कब्र पर लात मारी गई है ना ये उसका जिक्र कर रहे हैं हम कि 100 पैसे जो है एक साथ ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर कम कर दिए। 100 पैसे नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया जनाब। नोटिफिकेशन भी आ गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो डीजल की कीमत है उसमें इजाफा हुआ है। 3 रुपये 37 पैसे का फी लीटर इजाफा
इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की जो नई कीमत है 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई है। पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसमें 1 रुपये की कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई है। इधर गुज़श्ता रोज़ हमने गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद को भी सुना। उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को मौजूदा रेट 11.50 पर ही बरकरार रखा जाएगा। महंगाई का पिछले सालों में ट्रेंड नीचे की तरफ था। जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। दिसंबर 2026 तक तरसीलात ज़र 20.20 अरब डॉलर होंगे। आलमी हालात के बावजूद यह अंदाज़ा बरकरार रहा है और एक्सपोर्ट्स और वर्कर्स तरसीलात हमारे बड़े ज़राए हैं। इस हवाले से हमने बात करनी है। चौधरी अकमल माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। चौधरी साहब, ये जो इतना बिग रिलीफ हमें मिला है, हम इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको, मार्जिन था उसके बावजूद नहीं दिया गया रिलीफ आवाम को, और इतना बड़ा जो रिलीफ दिया गया है इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखें, ये जो डेली प्राइसेस को रिव्यू करने की पॉलिसी अनाउंस की गई थी और इतनी जल्दबाजी में ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी कि बहुत से लोगों को ना समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उस वक्त भी जो है ना वो प्रोग्राम्स में यही बात की थी कि बेसिकली जो ये डेली का मार्जिन सेट किया गया है वो इस वजह से किया गया कि मार्केट बड़ी इस वक्त वल्नरेबल पोजीशन पे है। कल तक जो है ना वो पेट्रोल की प्राइस जो है वो यानी अगर मैं बात करूं हफ्ते वाले दिन की, तो ये $100 पर बैरल को पहुंच गई थी। आज के दिन में जो है ना ये तकरीबन $83 पर बैरल के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है, यानी तकरीबन 10 से 12% का डिक्लाइन इसमें विद इन 48 आवर्स जो है वो आ चुका है। तो इस पोजीशन और इस सिचुएशन को देखते हुए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये जो ऑयल को इंपोर्ट कर रही होती रिफाइनरीज वगैरह, तो उनको बड़ा इसमें नुकसान इन द सेंस होता है कि इनके पास सब्सटेंशियल स्टॉक होता है ना, कोई इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ होता है, कुछ रास्ते में होता है, कुछ इन्होंने सौदे किए हुए होते हैं। तो इस तरह अचानक मार्केट जब नीचे आती है ना तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इनको अगले 13 दिन तक फिर जो है वो पुरानी प्राइस के ऊपर 14 दिन तक बेचना पड़ता था या एक हफ्ते तक जो है वो सस्ता बेचना पड़ता था। तो उस चीजों को इन्होंने कवर अप करने के लिए ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कि डेली बेसिस के ऊपर अगर प्राइस बढ़ रही है तो नो इशू, इमीडिएटली पास ऑन करेंगे ताकि इनका प्रॉफिट किसी तरीके से कम ना हो सके। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में 10 से 15% की ऑयल की प्राइसेस में इंटरनेशनली कमी आई है और हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया, उल्टा बढ़ाया है। 100 पैसे जो है वो रिलीफ दिए पेट्रोल पे, 3 रुपए डीजल पे बढ़ा दिए, जो कि इंडस्ट्री में डीजल का ज्यादा यूजेज है, ट्रांसपोर्ट में ज्यादा डीजल का यूजेज है। तो बेसिकली ये इन्होंने महंगाया है। तो ये तो रिवर्स जो है ना इंजीनियरिंग की जा रही है ना कि पहले अगर मार्केट में पेट्रोल इंटरनेशनली नीचे आ रहा है तो उसको इनको चाहिए था कि इसको थोड़ा सा इसको रिविजिट करते हैं, इसको अवाम को जो है ना इसका रिलीफ या फायदा पहुंचाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पहुंचाया गया और इस पॉलिसी का मकसद डेफिनेटली यही था कि जो बीच में जो ये OMCs हैं या दीगर जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके मफादात को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में जो है वो भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल। आप जानते हैं इस हवाले से कि जो कीमत हुकूमत की जानिब से तयन जिसका किया जाता है, PSO के बहुत सारे पंप्स भी हम देख रहे हैं उस पर 2 रुपये इजाफी तौर पर भी मिल रहा है। तो ये जो 1 रुपये का फ़र्क आया ये हमें तो दिखाई कहीं पे भी नहीं दे रहा है इस हवाले से कि जो कीमत हुकूमत बता रही है वो कुछ और है, जो पेट्रोल पंप्स पे हमें नज़र आ रहा है वो कुछ और दिखाई दे रहा है। तो आप ये जो गैप है हुकूमत का और जो मर्चेंट्स हैं उनका, ये आप देख रहे हैं ये जो रोज़ाना यौमिया बुनियादों पर चीज़ें होना शुरू हुई हैं या कीमतों का तयन होना शुरू हुआ है, इससे वो गैप में दूरी मज़ीद बढ़ गई है कहीं पर? बिल्कुल बढ़ गई और उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो गया ना। पहले जो है वो यही फड्डा जो है वो 1 हफ्ते बाद होता था, उससे पहले 15 दिन बाद होता था, उससे पहले महीने बाद होता था, अब ये रोजाना होता है। और जाहिर है जहां पे भी ना एक तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनके पास भी 2-3 दिन का तो जखीरा होता है ना। तो जाहिर है फिर उनकी अगर इन्वेस्टमेंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तो इनका भी इन्वेस्टमेंट है। तो अगेन मसला वहीं पे आता है, जब प्राइस नीचे आती है तो उस प्राइस नीचे आने में जो इनके जो स्टॉक की कॉस्ट है वो इन्होंने रिकवर करनी, तो एज ए रिजल्ट ये नहीं पास ऑन करते और अल्टीमेटली जो उसका कॉस्ट है या उसका जो महंगाई का वो एलिमेंट है वो मुझे और आपको या मैं कहूँ कि जनरल जो पब्लिक है जो अल्टीमेट एंड यूजर है उसी को ये पे करना पड़ेगा।
दुरुस्त। अच्छा चौधरी साहब, इधर आ जाते हैं। स्टेट बैंक ने जो शरह सूद 11.5% बरकरार रखने का फैसला किया है, हाउ डू यू सी इट? क्या इसमें भी मार्जिन था? ये कम हो सकती थी, सिंगल डिजिट में इसको ले जाया जा सकता था, या एटलीस्ट 10 तक ले जाया जा सकता था और वो नहीं दिया गया, और यही कहा जा रहा है कि महंगाई में मजीद नुमाया कमी एक्सपेक्ट की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टेट बैंक की जो इतनी सख्त मॉनेटरी पॉलिसी है, मैं इसके नाक़दीन में से हूँ और मैं इसको एग्री बिल्कुल नहीं करता। इंटरनेशनली अगर देखा जाए, इवन अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, वो भी जो पॉलिसी रेट है वो एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन को देखते हुए जो है वो अप एंड डाउन करता है। यानी उनका जो मैंडेट है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करना नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, बल्कि एम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल करना है। क्योंकि जब आप पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं तो उससे महंगाई के ऊपर असर हो या ना हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डायरेक्ट हिट पड़ती है, क्योंकि बिजनेसेस जो है ना वो नहीं चल पाते और लोगों के रोजगार में जो है ना वो अल्टीमेटली कमी वाक़या होती है। तो ये सबसे बड़ा इस पॉलिसी का ड्रॉबैक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये कोर इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज नहीं होती। कहा यह जा रहा है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी बड़ी सख्त है और महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। आपको पता, पिछले 6 महीने से जो कोर इन्फ्लेशन था दैट वाज 6.9% दिसंबर 2025, और आज के दिन में जो है ना वो तकरीबन 8.7% के ऊपर जो है वो कोर इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, जो कि पिछले महीने में 9% के ऊपर था। तो महंगाई के ऊपर तो कंट्रोल करने का जो दावा किया जा रहा है वो कोर इन्फ्लेशन के ऊपर तो एप्लीकेबल नजर नहीं आता। अलबत्ता ये है कि उससे जो अमीर आदमी है, अगेन उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो बिजनेस में भी इन्वेस्ट ना करे, बल्कि अपने पैसे जो है वो बैंकों में रखवाता रहे ताकि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट ना हो। एक और नुकसान मॉनेटरी पॉलिसी का ये है कि इसकी वजह से हुकूमत के पास जो फिजिकल स्पेस है वो कम होता है, उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, नतीजतन उसका जो फिजिकल डिसिप्लिन है वो आउट होता है और वो टैक्सेस में इजाफा कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक तरफ स्टेट बैंक जो है वो सूद में इजाफा करता है तो दूसरी तरफ फिर जो है वो हुकूमत को मजबूरी में टैक्सेस में भी इजाफा करना, टैक्स के रेट्स में भी इजाफा करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है इकोनॉमिक एक्टिविटी और जीडीपी ग्रोथ जब इम्पैक्ट होती है तो उनसे उनके टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं हो पाते। तो इसके बड़े नुकसान हैं। बड़ा बैलेंस आउट करके जो है वो मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को लेके चलना चाहिए। इतनी सख्त पॉलिसी अगर आप रखेंगे तो आपकी जीडीपी ग्रोथ भी नहीं होगी और आपकी इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर की सनत है वो मुतासिर होगी, और गरीब आदमी जो है वो गरीब तर होता जाएगा, अमीर आदमी अमीर तर होता जाएगा। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। जो मईशत की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो पॉलिसीज़ मुतारिफ करवा रही हैं और कितनी अवाम दोस्त हैं, उस पर डिस्कशन हो रही थी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। शो के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। एक सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। एक्सप्रेसो अचीवर में बरतानिया में मुकीम सीनियर कानूनदान और मुतहरिक समाजी कारकुन ट्रिब्यूनल जज बैरिस्टर आबिद हुसैन की दास्तान सुनते हैं उन्हीं से। मेरे आज के एक्सप्रेसो अचीवर्स के मेहमान हैं बैरिस्टर आबिद हुसैन। उनका ताल्लुक कानून के शोबे से है, पेशे के एतबार से बैरिस्टर हैं और ट्रिब्यूनल कोर्ट के जज भी हैं। लेकिन उनकी कामयाबी सिर्फ उनसे ही शुरू नहीं होती, बल्कि इसका आगाज़ होता है 1960 में, जब उनके वालिद कश्मीर से हिजरत करके यूके आए और यहाँ आबाद होकर ना सिर्फ अपने ख़ानदान की मुआवनत यहाँ पर की, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद ख़ानदान का भी ख्याल रखा। तो मिलते हैं आज के मेहमान बैरिस्टर आबिद हुसैन से। अपनी ज़रा जर्नी बताइए कि आपकी फैमिली कब यूके शिफ्ट हुई और कहाँ से माइग्रेट किया आपने? मेरे वालिद साहब चौधरी नादिर हुसैन, may Allah Ta'ala grant him the highest abode in Jannat al-Firdaus. He migrated from Kashmir in the 60s. At that time, he had completed his metric from Lahore board and come to the United Kingdom to work and provide for the betterment for his family. अच्छा, आपका लीगल प्रोफेशन में आना, और माशाल्लाह अब आप बैरिस्टर हैं
और माशाल्लाह आपको रिसेंटली 2024 में एक नई पोस्ट एज अ जज, ट्रिब्यूनल जज के तौर पे भी वो भी आपको अल्लाह ने वो दी है कामयाबी। थोड़ा सा ये बताइए सफ़र कि वाई लीगल प्रोफेशन। व्हेन आई ग्रो अप मैंने देखा था वालिद साहब उन्होंने बहुत आपके लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, वालिद साहब माशाल्लाह एक एजुकेटेड थे। उनका यही था कि एक सोशल जस्टिस, उस वक्त उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ। उसके अलावा जब पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से लोग आते थे वो लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट में जो उनकी फ़र्स्ट स्टॉप होती थी, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को उस वक्त प्रॉब्लम्स हुए थे कि वो शायद वो डिटेन हुए थे और समथिंग लाइक दैट। तो फिर वालिद साहब को वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे। मेरे वालिद साहब कोई लॉयर नहीं थे लेकिन एक सोशल वर्कर थे who believed in justice and fairness and tried to advocate for those people who didn't really have a voice. तो आपका लीगल प्रोफेशन में उनकी ख्वाहिश थी या आप? देखिए जब मैंने देखा वालिद साहब को एक्शन में बगैर वो किसी को रिप्रेजेंट करना और किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो एक मुझे एक आइडिया उन्होंने एक विजन दे दी थी कि देखें इंसान की तरफ से एक रोल मॉडल होना चाहिए। तो मेरे वालिद साहब, मेरे बुज़ुर्ग, वो एक मेरे लिए एक रोल मॉडल थे। एंड बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड दैट रियली इंस्पायर्ड मी to provide a service for the public and ensure that people's rights are upheld. And I wanted to be a strong voice and a strong advocate for that. So जब मैंने LLB शुरू की थी तो फिर उसके बाद 2004 में मैंने बार्स किया था मैनचेस्टर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्स इन में जो लंदन हॉलबर्न में है, जहाँ हमारे ग्रेट मोहम्मद अली कायद आज़म अली जिन्ना भी एक लीगल प्रोफेशन, एक बैरिस्टर थे, तो वो भी हमारी तरफ से एक रोल मॉडल थे। हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने भी सोचा कि उसी इन में मेंबरशिप लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में मेरी वहाँ से एक इन ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्स इन में कॉल टू द बार मेरी थी उस वक्त एज अ बैरिस्टर। 2024 में आपको एज अ जज, ट्रिब्यूनल जज भी नॉमिनेट किया गया या सिलेक्ट किया गया। वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी? देखें ये मेरे वालिद और मेरे वालदा और मेरे भाई बहन और कम्युनिटी की दुआ की वजह से है जो इस मकाम में अल्लाह ताला ने मुझे एक इज़्ज़त दी। मेरे बुज़ुर्गों की दुआ की वजह से है। तो उस वक्त जब हमने एप्लीकेशन दी, एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, तो जब तक एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आपको आता लॉर्ड चांसलर से on the authorization of the king, तो उस वक्त आपको अप्रूवल नहीं होता। सो मेरी जो जुरिस्डिक्शन है वैल्यूएशन ट्राइब्यूनल ऑफ इंग्लैंड है एज अ सीनियर मेंबर चेयर, तो ऑब्वियसली दैट्स अनदर चैलेंजिंग रोल फॉर मी एंड अल्टीमेटली देखें लॉ एंड एविडेंस एंड फैक्ट हम एक डिटर्मिनेशन उसमें करते हैं पैनल मेंबर्स के साथ भी। तो मेरे लिए ये यकीन करें ये एक अचीवमेंट था, एक मकाम अल्लाह ताला ने दिया। बिल्कुल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बल्कि एज अ पाकिस्तानी वी आर सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, आप बैरिस्टर हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ भी डील करते होंगे, इमिग्रेशन से तो ज़्यादा डील करते हैं, हमारे लोगों के प्रॉब्लम्स इमिग्रेशन के ज़्यादा था। लेकिन रिसेंटली यूके में ये जो रिफॉर्म की जो इतनी पजीराई मिल रही है उसको वाइट ब्रिटिश कम्युनिटी की तरफ से, और अभी लोकल इलेक्शन में बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वो जीते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा काउंसलर्स इलेक्ट हुए हैं। लेकिन एंटी इमिग्रेशन है, वो कितना बड़ा ये चैलेंज है हम लोगों के लिए जो हम यहाँ रह रहे हैं? बिल्कुल चैलेंजेस हम हमारे कम्युनिटीज़ में आ रहे हैं एंड आई थिंक हमारे लिए वो चाहिए लोग जो हमारा आवाज़ उठा सकते हैं। आपके ख्याल में पॉलिटिक्स बगैर वो एक पॉलिटिशियन की तरफ से आए, बगैर वो एक लीगल प्रोफेशन की तरफ से आए और सोशल वर्कर की तरफ से आए, आई थिंक वी नीड पीपल इन पोजीशंस, इन स्टेक होल्डिंग पोजीशंस टू मेक ए पॉजिटिव डिफरेंस to our community, and we have seen throughout the UK that the Reform Party have taken considerable votes, and this narrative where it sort of crosses the line where it is anti-hate, I think that should not be tolerated in any society.
में आप क्या सुनते हैं जब आपको दिल कर रहा होता है खुद के मुझे अच्छा म्यूज़िक सुनना है तो क्या सुनते हैं? देखिए, I listen to different kinds of music. I think music really expresses someone's personality. Obviously कव्वाली तो भी मैं पसंद करता हूँ, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, different mediums of music, but obviously we have our great Pakistani folk singers and qawwalis, which I like. पाकिस्तान में मोस्टली शायद हम लोग जो ब्रिटिश पाकिस्तानी यहाँ पर हैं या यूरोप में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह लें, लोग समझते हैं कि जी हम इंग्लिश म्यूज़िक सुनते होंगे, R&B, रॉक, पॉप, उन्हें ये नहीं पता कि हम मोस्ट देसी पाकिस्तानी एट हार्ट है, हमें देसी म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है बजाय इसके कि हमें जो इंग्लिश म्यूज़िक हम लाइक करते हैं। नहीं, 100% आई एग्री। देखें, ये एक कल्चरली हमारा जो म्यूज़िक है वो एक बहुत खूबसूरत है। वी हैव मैनी टैलेंटेड आर्टिस्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान and we listen to all kinds of music and Pakistani music is brilliant, and the meanings behind the words and especially the poetry behind it, which I really enjoy, which really touches someone's and you can really relate to it. ऐसा हुआ है कभी कि एज अ जज आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो जिसका आपने फैसला दिया हो एविडेंस बेस पे, लेकिन दिल में आपको लगा हो कि ये आज कुछ ज़्यादती होगी है लेकिन मुझे तो यही फैसला करना था जो मेरे पास एविडेंसेस थे? बिल्कुल। देखें, हम तो फैसला करते हैं जो फैक्चुअल एविडेंस पे, जो हमारी जो एक पर्सनल जो ओपिनियन होती है, वो जो पर्सनल बिलीफ होती है वो उसमें नहीं इन्फ्लुएंस होती, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक तौर तक है हक पे जो फ़ैसला हमने करना है वही हमारी एक ट्रेनिंग होती है, उसके मुताबिक तौर तक हम वो एक फ़ैसला करते हैं, एक जजमेंट। एंड ऑफ द डे आवर रोल एज जजेस इज़ टू मेक अ डिसीजन एंड दैट डिसीजन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड एविडेंस एंड द प्रेजेंट केस बिफोर यू, एंड नो इंडिविजुअल केस इज़ द सेम, एंड ऑफ कोर्स दैट कम्स विद अ चैलेंज। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने एक फैसला सुनाया हो लेकिन ऑन द वे बैक होम यू बिट स्ट्रेस्ड, थोड़ा सा देखिए आज मैंने जो किया है, जो नॉट हैप्पी इनसाइड बट यू हैड टू डू इट? I think ultimately we are human beings. Human beings have feelings, but when we in any decision making process, बगैर वो judicial हो और किसी और महकमे में हो, I think you have to be content on the decision you make, and you made the best decision based on the evidence before you, and I think that stays in the courtroom, and that decision you affirm without any fear or any hesitation. I think that's due to our judicial training that we have, and colleagues who wonderful colleagues we have within judicial office who are very supportive, and we can always learn of each other. I think that's important. पाकिस्तान में जो हमारा यूथ है जिनकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि भाई बस किसी तरीके से हम यूके और यूरोप ही चले जाएं, उनको क्या मशवरा देंगे? इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, लॉफली जो एंटर आना चाहते हैं यूके में, वो तो इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक तो जो रूल्स हैं मैं यही एडवाइस करूंगा और इंफॉर्मेशन दूंगा कि देखें कि जो मेहनत करें, लॉफली अप्लाई करें, तो फिर आप एंटर हो सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं। आपके मुल्क में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में। सो किसी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, यहाँ से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्टडीज़ करते हैं, तो फिर वो कई लोग वापस जाते हैं, वो एक बेटरमेंट मुल्क के लिए करना चाहते हैं। तो मेरे अंदाजे में देखें कि ऑब्वियसली इमिग्रेशन तो हर रोज़ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मुझे मालूम है इसका कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच पैसी साहब फॉर योर टाइम, एंड ऑब्वियसली आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे एक्सप्रेस अचीवर्स के एक अचीवर हैं, और मेरी तरफ से और तमाम पाकिस्तान की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कि आप रिप्रेजेंट करते हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल हम तमाम पाकिस्तानी को। Thank you very much, Samina Khan, for having me here today. It's been my absolute pleasure, and I would like to thank your whole team and Expresso Achievers for this wonderful opportunity, and recognizing people who contribute positively to our society, and that's a collective effort from all of us. I think we need to highlight, and once again thank you so much for having me. Thank you.
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हर सतह पर इस मर्ज से मुतालिक शऊर उजागर किया जाए ताकि इस खामोश कातिल पर काबू पाया जा सके। हेपेटाइटिस एक वायरस की वजह से फैलता है जो जिगर की सोजिश का बायस बनता है। इस साल का जो थीम है वो है लेट्स ब्रेक इट डाउन। इस मर्ज की कुछ अक़साम की वैक्सीन मौजूद है, बर वक्त इलाज कराया जाए तो इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बेसिकली है क्या, लाहक क्यों और कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं और अगर ये आपको लाहक हो जाए तो इसका इलाज क्या है, इस पर हमने तफसील से बात करनी है। इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ आगा खान यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो सर ये जो हेपेटाइटिस है जिससे अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हैं और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 90 लाख से ज़्यादा। बेसिकली ये किस तरह से लाहक होता है और कई जगहों पर इसके लाहक होने का लोगों को इल्म नहीं होता, इसलिए इसे खामोश कातिल भी कहते हैं। इसकी क्या बुनियादी सिम्टम्स हैं और वजूहात हैं? यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जो हेपेटाइटिस आपने वर्ड किया ना, हेपेटाइटिस एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है विच मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उनमें से वायरल हेपेटाइटिस भी एक रीज़न है। अब उस वायरल हेपेटाइटिस में बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं जो कि टिपिकल वायरस होता है जिसको आमतौर पर हम पाकिस्तान में काला यरकान, तो वो हेपेटाइटिस बी और सी और डी की कैटेगरी में आता है और दूसरा होता है हेपेटाइटिस ए और ई। तो इन 5 वायरसेस में 2 ऐसे वायरसेस हैं जो हमारी अनहाइजीनिक खानों से होता है, जैसे फूड पॉइजनिंग, जो कुछ नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह होता है, तो ये अनहाइजीनिक फूड से ए और ई, जिसको पीला यरकान कहते हैं। दूसरा जो हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये वो वायरसेस हैं जो कि आमतौर पे अनस्टेरलाइज्ड इंजेक्शंस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या प्रोसीजर्स, आपके सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसी जगहों से हो रहे हैं जहाँ पे स्टेरिलिटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, या फिर आप गैर लाइक सोशल इश्यूज जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस या अनप्रोटेक्टेड contacts without any protection. So these are the main reasons. और दूसरा हमारे यहाँ जो आज से 10, 15, 20 साल पहले इतनी syringes जो reuse होती थी, that has contributed significantly to viral hepatitis, especially in this region for hepatitis C or B. Hepatitis C तो दुनिया में we are in the one of the largest reservoir in the world. तो जो आपने 90 लाख का ना, तो 90 लाख या 1 करोड़ वो तो सिर्फ एक वायरस का है। जैसे हेपेटाइटिस सी का आप कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी के इतने होंगे, इसी तरह उससे थोड़ा बहुत कम नंबर हेपेटाइटिस बी का। और इसी तरह हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो साइलेंट हम नहीं कहते, क्योंकि आमतौर पर अक्सर जॉन्डिस की सूरत में सामने आ जाता है और ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है और 2 से 4 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है अगर उसका बर वक्त तशख़ीस हो और बर वक्त उसका इलाज किया जाए। जहाँ तक बी, सी है, इनको हम कहते हैं कि ये साइलेंट किलर्स हैं और उनके लिए कहते हैं कि टाइमली उसकी तशख़ीस होनी चाहिए और उसके टेस्ट होने चाहिए और अपने स्पेशलिस्ट को दिखा के अगर वो ट्रीटेबल है तो ट्रीट किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, किसकी वैक्सीन मौजूद है और जिनकी वैक्सीन मौजूद नहीं है उनको किस तरह से डील किया जाए, टैकल किया जाए? यस, तो देखिए ये 5 जो मैंने वायरसेस कहे ना, ये 100% प्रिवेंटेबल है। जो हेपेटाइटिस बी है उसका वैक्सीनेशन है, उसका इजी है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको वैक्सीन लगा देनी चाहिए, या अगर किसी का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो वो जाके अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाएं, मेक श्योर कि वो नेगेटिव है तो वो अपना वैक्सीन लगवा दें, तो आप उससे 100% प्रोटेक्ट हो जाते हैं। उसके 3 डोजेज होते हैं और मुख्तलिफ विदिन 6 मंथ 3 डोज लग जाने चाहिए, तो वो आप 100% 95% से ऊपर ये प्रोटेक्टिव होता है। राइट। इसीलिए हेपेटाइटिस सी का हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई वैक्सीन नहीं है एज ऑफ नाउ, बट ये 100% प्रोटेक्टेड है अगर हम उसकी प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन में क्या आता है कि जहाँ पे आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर है या आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनसे पूछें भैया आपकी जो स्टेरिलिटी का ख्याल रख रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, आपके इक्विपमेंट्स हैं जो वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज हैं, आपका कोई भी प्रोसीजर हो तो डॉक्टर से कहें भाई मेरे हेपेटाइटिस बी और सी चेक करवा लें, अगर आप नेगेटिव हैं तो आप वैक्सीन हो जाएं और प्लस में आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेटस भी, और सामने हॉस्पिटल या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जो भी होंगे तो वो केयरफुल हो जाएंगे। तो एटलीस्ट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोथ साइड्स, पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स, ताकि उस पर विजिट करें। इसीलिए ये डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं।
हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हो गया, सी का वैक्सीनेशन है, ए का वैक्सीनेशन है जो कि अर्ली चाइल्डहुड में लग जाता है, दैट इज अगेन अवेलेबल। हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन अभी मार्केट में नहीं है उस तरह जिस तरह से बी की वैक्सीनेशन है। ई की वैक्सीनेशन के ट्रायल चल रहे हैं। रिसेंटली चाइना की एक वैक्सीनेशन थी ट्रांजिएंटली। हेपेटाइटिस ई यूजुअली खतरनाक होता है, अगर प्रेग्नेंट खातून में ये वायरस लग जाता है तो उसमें 20-30% मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो इसलिए और ये प्रिवेंटेबल है कि आप हाइजीनिक खाना खाएं। जैसे हम आजकल आप देखें कराची में जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें ये गैस ओरोफिकल ट्रांसमिशन होता है, ये इन्फेक्शन से इस सीजन में बढ़ जाते हैं। जब डॉक्टर साहब मैं इसी तरफ आ रही थी कि डेली रूटीन में अगर हम मेजर चीज़ देखें, एक तो ये कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर फूड की बात करें तो क्या हमें लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए जो इसके कॉजेज़ हैं और उनसे बचाव के लिए, ताकि एटलीस्ट इलाज से पहले जो एहतियात है वो हम खुद से शुरू कर दें। तो देखिए खाना कोई भी आप खा सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता, इट्स बेसिकली हाइजीनिक। डॉक्टर साहब वेलकम बैक। क्रिकेट पर बात करना भी लाजिम है जनाब। ट्रोबा टेस्ट फैसला कुछ मरहले में दाखिल हो गया है और पहले टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के 311 रन के जवाब में अपनी पहली इनिंग्स 199 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई। सलमान अली आगा 20 रन बनाकर आउट हो गए। शान मसूद ने बेहतरीन खेल पेश किया है, 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली है, लेकिन उनके बाद आने वाले जो बैटर्स हैं वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान 12 रन बना सके, ऑलराउंडर आमिर जमाल 3, अली उस्मान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। खुर्रम शहजाद ने 19 रन बनाकर टीम का स्कोर 282 तक पहुंचाया। मोहम्मद अब्बास कोई रन ना बना सके। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जस्टिन ग्रू ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स 29 रन की बढ़ती से शुरू की, लेकिन इसकी जो 4 विकेटें हैं 43 रन पर ही गिर गई थी। तीसरे दिन के अख्ताम तक वेस्ट इंडीज़ ने 7 विकेट पर 126 रन बनाकर 155 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल कर ली है। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स तजज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं लगा शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। वैस सबसे पहले ज़रा शान की बात कर लेते हैं। शान मसूद ने लगता है दिल पर ले ली है बात, और अभी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ये साबित कर रही है कि वो बहैसियत प्लेयर कितने शानदार हैं और किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है। अच्छा, 2 चीज़ें मुझे पता है कि काफ़ी इसको लेके बहस चल रही है, शान मसूद वर्सेस बाबर आजम की कप्तानी को लेके। और बाबर आजम की कप्तानी की अगर बात करें तो उनको एक एज इसलिए भी है क्योंकि जब वो कप्तान रहे और उसके बाद जब अभी वापस कप्तान बने तो उनके पास कुछ ना कुछ बेल्ट के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी PSL की चैंपियनशिप मौजूद है कि वो चैंपियन कप्तान है, तो उनके पास थोड़ा सा एक कुशन ज़्यादा मौजूद है। जब आप शान मसूद की बात करते हैं तो आपको पता है बहुत से चॉप्स एंड चेंजेस उनके टाइम पे थे। टीम की बात कर लें, आप कोचेस की बात कर लें, सेटअप की बात कर लें, तो वो डिस्टर्बेंस भी कहीं ना कहीं आपको नजर आ रही थी। फिर अनफॉर्चुनेटली वो खुद भी एक जो होता है ना, एक आप ट्रेडमार्क होता है, कप्तान परफॉर्म करके देता है, उनकी वो परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आती थी। लेकिन जब से वो कप्तानी के रोल से साइड पे हुए हैं, उनका एग्रेसिव अप्रोच की अगर मैं बात करूं बैटिंग के अंदर वो आपको नजर आता है। कल भी बड़ी जबरदस्त उनकी फाइटिंग नॉक थी इमाम के साथ, जिन्होंने कल 109 स्कोर किया था 184 बॉल्स के अंदर, तो वो एक एग्रेसिव अप्रोच आपको नजर आ रही थी। शान मसूद से बड़ा कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स उन्होंने कल खेली है। और मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेट था कि उनके टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर रही है। थोड़ी सी बाबर आजम की अगर बात करें तो कल अनफॉर्चुनेट है कि वो ज्यादा उसको स्कोर को आगे बढ़ा नहीं सके 23 रन से। वही जो एक उनका लव स्टोरी वाला ट्रायंगल है अपना, खास करके आप बात करें स्पिन वर्सेस बाबर आजम, तो वो एक्सपोज होता हुआ आपको कल भी नजर आया। लेकिन अब बाबर आजम कितने स्ट्रॉन्ग कप्तान इस वक्त वापस आए हैं पाकिस्तान टीम में, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को लेके। लीग टीम की कप्तानी और खास करके नेशनल टीम की कप्तानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब लीग टीम की कप्तानी की बात आप करते हैं उस वक्त अजहर महमूद क्योंकि मेरे साथ ही शो में मौजूद थे पेशावर PSL स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि हम वर्ल्ड कप के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो अजहर भाई से जब बात होती रही तो मुझे जो फील होता था वो ये था कि उनको बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है, खास करके हेड कोच से, कि आपने जो भी डिसीजंस लेने आपको हम बैकअप करते हैं, आप जवाब दें मुझे एंड नॉट द टीम। आपने अपनी टीम को आपने लेके आगे चलना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वही चीज पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग इस वक्त है, क्योंकि ये जो टेस्ट मैच सीरीज है इसके बाद इंग्लैंड आपने जाना है, बहुत सी चीजें ये जो कितने स्ट्रॉन्ग कप्तान हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग इनकी डिसीजन मेकिंग पावर है, तो आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा यहाँ पर। तो पाकिस्तान बड़ी कमांडिंग पोजीशन के अंदर आपको नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि टेल आपकी परफॉर्म नहीं कल कर सकी, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरीके से पूरे मैच के अंदर कम बैक किया। अब्बास की आप बात कर ले, मुझे याद है कि अब्बास को यहीं वेस्ट इंडीज के बाद ड्रॉप किया गया था टेस्ट मैच के अंदर जब वो वापस नहीं आए थे पाकिस्तान टीम से। तो कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरी अपना इनिंग्स को लेके पाकिस्तान चला है, 126 पे 7 आउट हैं,
अल्लाह करे कि 200 के अंदर अंदर अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को आउट करने में कामयाब होता है तो बड़ा एक अच्छा पाकिस्तान के पास चांस है उनको हम डिफीट करके हिस्ट्री बना। तो यानी अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम एक अच्छी सूरत हाल का शिकार हैं जहां पे 7 आउट हो चुके हैं और हम देख रहे हैं 155 रन की मजमूई बढ़तरी है। तो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान इस पे ग्रिप कर सकता है? देखिए थोड़ा सा अगर ब्रेन लारा अगर एकेडमी की बात करूं तो ये पिच थोड़ी सी डिफरेंट इस सेंस में है कि इसके अंदर बाउंस भी आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट भी सरफेस के अंदर वेस्ट इंडियन बॉलर्स के लिए आपको नजर आया था जो उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि मुझे पता है फिर एक बहस एक और भी लगी हुई है पाकिस्तान पेस वर्सेस द वेस्ट इंडीज पेस, क्योंकि पाकिस्तान की पेस ड्रामेटिकली थोड़ा सा नीचे गिरी है। गिरी के आपके पास क्योंकि टेरर कोई है कोई नहीं, वेस्ट इंडीज के पास लड़के हैं जो कि 148 तक 146 तक अपना वो क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेकिन जितना अभी तक जो आपके प्रोडक्टिव खास करके पेस बैटरी की बात करें, जितना उन्होंने इस वक्त तक पाकिस्तान के जो बॉलर्स उन्होंने प्रेशर क्यों मेंटेन करके रखा है कि ज्यादा विकेट टू विकेट को ज्यादा टारगेट किया, उनको रूम नहीं लेने दिया वेस्ट इंडियन बैट्समैन को, तो वो एक आपके ऊपर ज्यादा अपना मैं कहता हूं कि एडेड जॉनसन के ऊपर प्रेशर जरूर इस वक्त होगा वेस्ट इंडीज का, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो ओपनिंग बैट्समैन है अजान के अलावा छोड़ के तो दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसलिए भी अगर आप हिस्ट्री देखते हैं पाकिस्तान की तो तीसरी चौथी इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान कहीं ना कहीं क्रम्बल करती हुई आपको बैटिंग नजर आती है जब आप चेस की बारी बात करते हैं। तो आसान नहीं होने वाला पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान के इस वक्त हाई होप्स आपको बैटिंग से नजर आ रहे हैं, अल्लाह करे मैं कह रहा हूं कि आप ये रिजल्ट लेने में कामयाब हो जाएं। अच्छा तो वैसे अभी आपने इंग्लैंड वाली सीरीज़ का भी जिक्र किया, इस सीरीज़ में अगर हमें बढ़तरी मिल जाती है तो कितना कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा बूस्ट होगा और कितना मोराल बुलंद होगा हमारे प्लेयर्स का, और ख़ास तौर पर फिर उस सीरीज़ में हमारे काम आएगा? देखिए ऑब्वियसली आप इंग्लैंड कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं, चैलेंजिंग इसलिए पाकिस्तान के लिए। मैं कहता हूँ इंग्लैंड में पाकिस्तान वैसे पाकिस्तान का एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड जरूर है, इंग्लैंड के अंदर बड़ी अच्छी आपकी यादें भी वहां पर वाबस्ता है। पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात होती हैं जहां पर आप सीना कंडीशंस की बात करते हैं, बॉल ज्यादा आपका सीम होता है, वहां पर स्ट्रगल करती हुई आपको टीम नजर आती है। बहुत अरसे के बाद आप इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं, अभी भी आपको याद हो अब्बास ने एक बयान दिया था कि हमें ज्यादा टेस्ट मैच खेलने चाहिए ताकि हमारा रिदम जो है वो टेस्ट क्रिकेट का बरकरार रहे। तो उसको टाइम तो लगता है कंडीशंस को अडॉप्ट होते हुए। दो चीजें, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त आपको पता है वो बाहर हो चुकी है टेस्ट चैंपियनशिप के उस मामले से। टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम उस साइकिल के अंदर है कोई नहीं, तो पाकिस्तान के पास वो जो प्रेशर था टेस्ट चैंपियनशिप को बरकरार रखने का वो अब है नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट आपको पता है सुपर टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है उसके लिए आपने तैयारी करनी है, तो सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि बहुत सी चीजें यहाँ पर आपके लिए ओपन होंगी कि कप्तानी को लेके, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेके कितना बैकअप पाकिस्तान टीम को किया हुआ है बाबर आजम की कप्तानी ने। अच्छा, ये अवैस अभी कप्तान की आप बात कर रहे हैं, शान मसूद की बात हो गई और बाबर आजम की भी बात हो गई। ये बताइएगा कि मोहम्मद रिजवान की जो कारकर्दगी है वो बहुत मायूस कुन दिखाई दे रही है। PSL का भी आपने जिक्र किया, PSL में भी इनकी कप्तानी में जो हमने देखा और जिस तरह का रवैया इनका रहा टीम की हार पर, अवैस हमारे साथ इस वक्त नहीं है। हम यही इसी पर तज़किरा कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान की जो है वो परफॉर्मेंस काफ़ी तनज़ली का शिकार हो गई है और अब बेहतरी लाने की उसमें ज़रूरत है। आप दूसरी इनिंग्स है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी आर्टिस्ट से जो अपनी कमाल महारत और गहरे एहसास से बनाए गए स्केचेस के जरिए दिलों को छू लेती हैं, और उनका नाम है रज़िया फ़ातिमा, स्केच आर्टिस्ट है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़िया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें ये बताइए कि ये इतना खूबसूरत फ़न है, इसको बाकायदा आपने कहीं से सीखा है या फिर इसको ये कहें कि ये गॉड गिफ्टेड है? आपकी आवाज बहुत कट रही थी, मुझे बस इतना ही समझ आया गॉड गिफ्टेड है या खुद की हेल्प। ये गॉड गिफ्टेड ही होता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट से, प्रैक्टिस से फिर हम इसको। जी रज़िया, आपको आवाज़ आ रही है? रज़िया, आप हमसे बात कर लीजिए प्लीज़। रज़िया, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज नहीं आ रही, कट रही है। आप कंटिन्यू कीजिए जो आप बात कर रही थी। गालिबन उनको आवाज़ ही नहीं जा रही है। अच्छा, आर्टिस्ट लोग जो होते हैं बड़े हसास होते हैं, उनको कोई भी चीज़ जो है डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और उनके इर्द गिर्द होने वाली जो चीज़ें हैं उसको हसास होते हैं उसको तारी कर लेते हैं खुद पे फौरी तौर पर। एक बार फिर इस वक्त उनकी डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी उनके इर्द गिर्द चल रही हैं। रज़िया, आप सुन रही हैं मुझे? जी रज़िया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रज़िया से राब्ता मुनक़ता हो गया।
अच्छा, ये जो इनका आर्ट है ना, दिलों को छू लेता है और इनका जो हर स्केच है एक कहानी बताता है, सबक छुपा होता है इसमें। और हम आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्टों को इसलिए अपना प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि उनकी जो खूबसूरत स्केचेस हैं ना सिर्फ वो आप तक पहुंचाए जा सके, बल्कि उनकी जो पीछे छुपी कहानी होती है वो भी आपके साथ शेयर की जा सके। और ये जो जर्नी होती है, ज़बरदस्त किस्म की जर्नी है जो आर्टिस्टों की जो हमसे पोशीदा होती है, पिन्हा होती है, वो आपके सामने लाई जाए ताकि आप भी इनको अप्रिशिएट उसी तरह से कर सके जैसा पूरी दुनिया कर रही होती है। और स्केच आर्टिस्ट की जो स्पेशलिटी है वो यही होती है कि वो सिर्फ एक रंग से वो पूरी चीज़ अपनी समझा देते हैं। ख़ास तौर पर सादा जो स्याह सफ़ेद लकीरें हैं उनसे वो बना देते हैं इतना खूबसूरत आर्ट के वो देखने वालों के दिलों में घर कर जाता है और उनको बड़ी देर तक सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये जो चीज़ थी इसके अंदर क्या सबक था और इसमें किस तरह से गहरे एहसास से इसको बनाया गया था, ये इसको क्रिएट किया गया था। अच्छा, कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसको अपना सकते हैं और तेज़ी से उसको अपनाने के साथ उसको जो है ना इंटीग्रेट भी करते हैं अपने आर्ट में। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो पहले ज़माने को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी में रहना कोशिश पसंद की करते कि हैं। हम रज़िया से रब्ता कराएं, मुलाकात करवाएं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका है। इख्तिताम से पहले एक बार ज़रा जिक्र कर लेते हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों का, ख़ास तौर पर निचले दर्जे का भी सैलाब है, लेकिन सूरत हाल वर्स हो सकती है क्योंकि अभी जो थर्ड स्पेल स्टार्ट होना है उसमें भी टोरेंशियल रेन्स जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इन इलाकों में रहने वाले लोगों से जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पर बताया गया हुकूमत की तरफ से कि आप ये इलाका जो है, ये जो जगह ऐसे वेकेंट कर दें तो आप उसे खाली कर दें। आपकी जान ज़्यादा अजीज़ है, घर चीज़ें सब कुछ बाद में बन जाता है लेकिन आपकी जान ज़्यादा कीमती है। तो किसी सेफ़ जगह पर आप लोग मुंतकिल हो जाएं ताकि आपकी सेफ्टी इंश्योर हो पहले, और उसके बाद फिर जब हालात जो ही बेहतर होंगे आप वापस अपनी जगहों पर जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी वो नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और कल रात से जो है दोबारा से एक नया स्पेल होने की एक्सपेक्टेशन है और हो सकता है कि दोबारा से शुरू हो। तो ख़ासकर सैलाब से मुतासर इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो ये हिदायत हैं ही, लेकिन वो लोग जो ऐसे खस्ता हाल मकानों में रह रहे हैं जिनकी दीवारें कमज़ोर हो चुकी हैं उनको भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इस दौर में जब आपको दिखाई दे रहा है कि चीज़ों की जो क्वालिटी है वो हर गुजरते दिन के साथ गिरती चली जा रही है, तो जब आप ये मटीरियल इस्तेमाल करते हैं उसकी एक मियाद होती है, उसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। हुकूमती एड आप तक पहुँची है नहीं पहुँचती है, आपकी जान ज़्यादा कीमती है, वही बात करेंगे। और दूसरी जो तनबीह है वो टूरिस्ट्स के लिए है जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि वेकेशंस अभी थोड़ी ही बची हैं बाकी, और इसमें बहुत सारी फैमिलीज ने भी प्लान किया हुआ है वहाँ जाने के लिए। तो प्लीज़ एडवाइजरीज को मद्देनज़र रखिए और इट्स नॉट सेफ़ कि मानसून के सीज़न में आप इस तरह की जगहों पर जाएँ, ख़ास तौर पर दरियाओं के किनारों पर या फिर पहाड़ों पर, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अपना ख्याल आपने खुद रखना है। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकातों की। कल अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।